नेक्स्ट टॉपिक है एलर्जिक एंड वेजोमोटर राइनाइटिस, चैप्टर 27। एलर्जिक राइनाइटिस हम बार बार पढ़ते आ रहे हैं, डिंगरा बुक से भी हमने पढ़ा। एलर्जी जो है एबनॉर्मल रिएक्शन होता है टिश्यू का किसी भी सब्सटेंस के अगेंस्ट। तो ये IgE जो हमारी इम्यूनोग्लोबुलिन्स होती हैं उनसे मेडिएट होता है और इसको हमने क्लासीफाई किया है टाइप 1 हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन। ठीक है, एलर्जी जो है ये एलर्जी का इस्तेमाल की तरह ही होता है, लेकिन इसमें जो साइज़ होता है ऑफेंडिंग एजेंट का, एलर्जन का, वो डिफरेंट होगा। सबसे पहले देखें कि एलर्जिक राइनाइटिस कैसे होता है, एटियोलॉजी क्या है। एलर्जी जो है कुछ सब्सटेंसेस के अगेंस्ट प्रोड्यूस होती है, जैसे एलर्जेंस के अगेंस्ट, जो कि हमारी बॉडी में एंटीबॉडीज़ की प्रोडक्शन को इनेबल करेंगे। अब एलर्जेंस एक्सोजिनस भी हो सकते हैं, एंडोजिनस। एक्सोजिनस में हमारे पास इनहेलेंट्स होते हैं ज़्यादातर, डस्ट, पोलन, फेदर, हाउस डस्ट माइट्स एंड फंगल स्पोर्स। एक्सोजिनस में कुछ ये जो इस तरह के एक्सोजिनस एलर्जेंस हैं ये हम इंजेस्ट भी कर सकते हैं, जैसे एग, फिश, मिल्क, वीट या ड्रग्स। कुछ एक्सोजिनस एलर्जन एलर्जी करवाते हैं जब ये हमारे नेज़ल म्यूकोजा के साथ कांटेक्ट में है, जैसे कि नेज़ल ड्रॉप्स, स्प्रेज, फेस पाउडर, इनसे एलर्जी होती है। अब एंडोजिनस एलर्जन की बात करें तो ये हमारी बॉडी के अंदर होते हैं और टिश्यू प्रोटीन्स होते हैं। अब बहुत सी प्रीडिस्पोजिंग फैक्टर्स होते हैं एलर्जिक राइनाइटिस के लिए। मोस्ट इंपॉर्टेंट याद रखिएगा, जेनेटिक प्रीडिस्पोजिशन जो है इंडिविजुअल की, उसकी वजह से होता है। अब एटोपी रेफ़र करता है कि जेनेटिक टेंडेंसी हो किसी इंडिविजुअल की कि उसको एलर्जिक डिजीज़ हो जाए, और ये टिपिकली हाइटेंड इम्यून रिस्पॉन्स के साथ एसोसिएटेड होता है टू कॉमन एलर्जेंस। ठीक है, बहुत ज़्यादा रिस्पॉन्स होगा। चांस टू डेवलप द एलर्जिक राइनाइटिस इज़ अराउंड 47% इफ़ बोथ द पेरेंट्स आर एलर्जिक, और 29% है अगर वन पेरेंट इज़ एलर्जिक। बाकी फैक्टर्स जो प्रीडिस्पोज कर सकते हैं इंडिविजुअल को टू द एलर्जिक राइनाइटिस, वो उसके फिजिकल फैक्टर्स हैं, जैसे इन्वायरमेंट, वायरसेस, बाकी कोई इन्फेक्शन, एंडोक्राइनल एंड साइकोलॉजिकल फैक्टर्स। पैथोजेनेसिस कैसे होता है एलर्जिक राइनाइटिस? इसकी कॉम्प्लेक्स प्रोसेस होता है जब एलर्जन का इंटरेक्शन हो जाता है और बहुत से मेडिएटर्स ऑफ द इन्फ्लामेशन का। इस फिगर में देखें, यहाँ पे हमारे पास 27.1 में पैथोजेनेसिस पूरी दिखाई गई है एलर्जिक राइनाइटिस की। फर्स्ट प्रोसेस जो आपने याद रखना है सेंसिटाइजेशन का होता है, जिसमें इन्हेलेशन जो है एलर्जन की फॉर द फर्स्ट टाइम ये प्रोडक्शन करवा देगी स्पेसिफिक IgE एंटीबॉडीज़ की, जो कि जेनेटिकली प्रीडिस्पोज्ड इंडिविजुअल्स में होंगी। ठीक है, प्रोडक्शन होगी IgE एंटीबॉडीज़। अब ये इस तरह की जो IgE एंटीबॉडीज़ होती हैं ये फिर फिक्स हो जाएंगी सरफेस ऑफ द मास्ट सेल या बेजोफिल के साथ, जो है ये फिक्स हो जाएंगी। पर फिर जब सब्सिक्वेंट एक्सपोजर होगा इस तरह के एलर्जेंस के साथ, तो ये अटैच हो जाएंगी, इनको कॉज करवाएंगे टू बी अटैच। IgE एंटीबॉडी जो है वो मास्ट सेल के सरफेस पे जाके अटैच हो जाएंगी। ठीक है, अब जो अटैचमेंट है एलर्जन की एंटीबॉडीज़ के साथ, ये मास्ट सेल की डीग्रेन्युलेशन करवा देगा, जिससे जो है सेवरल केमिकल मेडिएटर्स रिलीज़ होंगे। अब ये इस तरह के जो मेडिएटर्स हैं ये ब्रॉडली क्लासीफाई किए गए हैं प्री फॉर्म्ड और न्यूली सिंथेसाइज्ड के अंदर। तो इनमें जो प्री फॉर्म्ड मेडिएटर्स हैं उनमें इंपॉर्टेंट आपने याद रखना है हिस्टामीन, इंटरल्यूकिन्स, यूजिनोफिल कीमोटैक्टिक फैक्टर ऑफ एनाफाइलैक्सिस ECFA, न्यूट्रोफिल कीमोटैक्टिक फैक्टर एंड हेपेरिन। ठीक है, अब इनमें जो न्यूली सिंथेसाइज फैक्टर हैं वो इंपॉर्टेंट है, वो है ल्यूकोट्राइन्स, प्रोस्टाग्लैंडिन्स, प्लेटिलेट एग्रीगेटिंग फैक्टर PAF और थ्रोम्बोक्सिन A। इसके अलावा ट्यूमर नेक्रोसिस फैक्टर भी है। केमिकल मेडिएटर्स जो है ये सेवरल इफेक्ट्स प्रोड्यूस करेंगे, यानी ये वेजोडाइलेशन करवा देंगे, एडिमा हो जाएगी, बहुत ज़्यादा नेजल सिक्रीशन की प्रोडक्शन होगी और यूजिनोफिल्स की भी इन्फिल्ट्रेशन होगी। अब IgE रिस्पॉन्स की डेवलपमेंट जो है ये डिपेंडेंट होती है T लिम्फोसाइट्स के ऊपर, जो कि रेगुलेशन करवाएगा IgE की सिंथेसिस की बाय द नंबर ऑफ T सेल डिराइव्ड सोल्यूबल फैक्टर्स। टिपिकली जो एलर्जिक रिस्पॉन्स होता है ये 2 फेजेस में होता है, एक अक्यूट या अर्ली फेज़ होता है, दूसरा लेट या डिलेड फेज़। हर एक जो फेज़ है वो इमीडिएटली 5 से आधे घंटों के अंदर ही हो जाएगा, जैसे एलर्जन के साथ एक्सपोजर हुआ। तो उसमें राइनोरिया होगा, स्नीजिंग, नेज़ल ऑब्स्ट्रक्शन ड्यू टू द रिलीज ऑफ डिफरेंट मेडिएटर्स। जो लेट या डिलेड फेज़ है ये 2 से 8 घंटों के बाद होगा आफ्टर द एक्सपोजर, और इसमें कोई री एक्सपोजर टू द एलर्जन भी ज़रूरी नहीं होता। अब ये जो फेज़ होता है ना लेट, ये रिक्रूटमेंट के साथ होगा। क्यों हो रहा है? क्योंकि इसमें रिक्रूटमेंट हो रही है और इन्फिल्ट्रेशन हो रही है इन्फ्लामेटरी सेल्स की, यूजिनोफिल्स, बेजोफिल, न्यूट्रोफिल्स, मोनोसाइट्स और T लिम्फोसाइट्स की लोकल साइट पे इन्फिल्ट्रेशन हो रही है। उसके बाद आ जाती है पैथोलॉजी। अब पैथोलॉजी क्या है इसकी एलर्जिक राइनाइटिस की? विद द नेकेड आई नेज़ल म्यूकोजा हमारा जो है वो पेल और स्वॉलन हमें नज़र आता है। तो इस तरह के चेंजेस ज़्यादा मार्क्ड होते हैं इन्फीरियर और मिडिल टर्बिनेट पे। फिर लेटर ऑन हमें जो है म्यूकोजा ब्लूइश कलर का नज़र आएगा, क्योंकि इसमें वीनस स्टेसिस हो रही है। थिन वाटरी डिस्चार्ज हमें मिलेगा नेज़ल कैविटी में, क्योंकि वहाँ पे सीरोम्यूसिनस ग्लैंड्स की एक्टिविटी बढ़ गई है। ठीक है, म्यूसिन जो है उसमें म्यूसिन कंटेंट जो है वो कम होगा, फ्लूइड स्टेराइल होगा और उसमें यूजिनोफिल्स होंगे
ज़्यादा अल्कलाइन होगा देन नॉर्मल। एडिमेटस जो म्यूकोजा है ये पॉलीपॉइडल मास की तरह ग्रो कर सकता है जिसमें यूजिनोफिल्स होंगे। ये जो पॉलिप फॉर्मेशन हुई है ये हमारे पास एथमोइडल एयर सेल्स के अंदर ज़्यादा होगी। अब इस तरह की जो म्यूकोजल चेंजेस हैं ये इन्फेक्शन को प्री डिस्पोज करते हैं। ठीक है, ज़्यादा चांसेस हैं कि इन्फेक्शन हो जाए, तो सेकेंडरी सुपरहीटेड इन्फेक्शन इसमें हमें पास बहुत कॉमन होता है एलर्जिक राइनाइटिस में। म्यूकोजल चेंजेस जो है हमें लाइनिंग ऑफ द साइनसेस में भी मिलते हैं जिसकी वजह से जनरलाइज्ड थिकनिंग हो जाएगी हमारी लाइनिंग म्यूकोजा की। फ्लूइड इफ्यूजन भी हो सकती है साइनसेस के अंदर। फ्लूइड जो है वो स्टेराइल होगा और क्लियर, लेकिन कुछ क्रोनिक केसेस में ये थिक एंड गम लाइक भी हो सकता है। ये एलर्जिक राइनाइटिस की पैथोजेनेसिस। अब हमें क्लिनिकल फीचर्स क्या मिलेंगे? दो क्लिनिकल फॉर्म्स होती है एलर्जिक राइनाइटिस की, एक सीजनल होती है, दूसरी नॉन सीजनल या पेरेनियल कह सकते हैं। सीजनल फॉर्म में जो सिम्टम्स हैं वो सिर्फ स्पेसिफिक सीजन में ही अपीयर करेंगे इन द स्पेसिफिक एरियाज ऑफ द वर्ल्ड। जैसे फॉर एग्जांपल पॉलन सीजन में जो है सिम्टम्स अपीयर होंगे। नॉन सीजनल या पेरेनियल फॉर्म में सिम्टम्स ज़्यादातर मार्क नहीं होते जिस तरह सीजनल फॉर्म में, लेकिन ये पूरा साल ही रहेंगे। पेरेनियल का मतलब होता है थ्रू आउट द ईयर। तो इसमें जो नेज़ल एलर्जी वो स्कूल गोइंग चिल्ड्रन में स्टार्ट होगी और लेस कॉमन आफ्टर द 50 ईयर्स ऑफ एज। सिम्टम सिवियरिटी के हिसाब से वेरी कर सकते हैं, डे टाइम से लेके डे टू डे वेरी कर सकते हैं या इवन आवर टू आवर। पेशेंट जो है वो रिपोर्ट करेगा राइनोरिया, स्नीजिंग होगी, नेज़ल इरिटेशन, नेज़ल ऑब्स्ट्रक्शन। डिस्चार्ज जो होगा नेज़ल डिस्चार्ज वो क्लियर, वाटरी और प्रोफ्यूज़ किस्म का होगा। कभी कभार पोस्ट नेज़ल रिपिंग भी होगी, लेकिन ये ज़्यादातर लेस ऑफन होती है बनिस्बत इन्फेक्टिव राइनाइटिस की। स्नीजिंग इसमें जो है पैरोसिज्म्स में होगी, ठीक है, इंटरमिटेंटली कह सकते हैं। नेज़ल ऑब्स्ट्रक्शन दोनों साइड्स पे होगी बायलेटरली, और क्योंकि इसमें म्यूकोजल एडिमा हो रहा है और वीनस स्टेसिस हो रही है स्पेशली हमारे इन्फीरियर टर्बिनेट की, इसलिए नेज़ल ऑब्स्ट्रक्शन हो रही है। नेज़ल इरिटेशन या टिकलिंग सेंसेशन भी नोज़ में मौजूद होगी बिना स्नीजिंग के। पार्शियल या कंप्लीट लॉस ऑफ स्मेल भी हो सकता है जो कि इंटरमिटेंट होगा या कंटिन्यूस। तो इन सारे जो नेज़ल एलर्जी के सिम्टम्स हैं इनके साथ साथ बाकी एरियाज़ की एलर्जी के भी सिम्टम्स मिल सकते हैं, जैसे कि फेरिंग्स की, लैरिंग्स, आईज़, ईयर्स, ठीक है, इस तरह के सिम्टम भी होंगे इनकी एलर्जीज़ के। जब हम एग्जामिनेशन करेंगे नोज़ की नेज़ल म्यूकोजा की तो वो हमें पेल स्वॉलन नज़र आएगा, लेकिन कभी कभी ब्लू भी नज़र आएगा, वही वीनस स्टेसिस की वजह से। नेज़ल कैविटी फुल होगी वाटरी और थिन सिक्रीशंस के साथ। टर्बिनेट ज़्यादातर इन्फीरियर वाले जो है वो स्वॉलन होंगे और हाइपरट्रोफिड होंगे। कभी कभार नेज़ल पॉलीपाई भी हमें मिल सकता है। इस फिगर में देखिए ये पेशेंट दिखाया गया है एलर्जिक राइनाइटिस का, जिसमें ये हाइपरट्रोफिड और एडिमेटस हमें पेल इन्फीरियर टर्बिनेट नज़र आ रहा है। ARIA यानी एलर्जिक राइनाइटिस एंड इट्स इम्पैक्ट ऑन एस्थमा। ARIA ने क्लासीफाई किया है एलर्जिक राइनाइटिस को उसकी ड्यूरेशन के हिसाब से इंटरमिटेंट या परसिस्टेंट, सीवियरिटी ऑफ द सिम्टम के हिसाब से माइल्ड, मॉडरेट, सीवियर। ये सारा ट्रीटमेंट पर्पज़ के लिए किया गया है। इस फिगर में देखिए ये ARIA क्लासिफिकेशन दिखाई गई है एलर्जिक राइनाइटिस की, इंटरमिटेंट, परसिस्टेंट, माइल्ड, मॉडरेट टू सीवियर। तो इसमें देखिए हमने टोटल चार सब ग्रुप्स में इसको डिवाइड किया है, माइल्ड एंड इंटरमिटेंट, माइल्ड एंड परसिस्टेंट, मॉडरेट टू सीवियर एंड इंटरमिटेंट, और इसके अलावा मॉडरेट टू सीवियर एंड परसिस्टेंट। माइल्ड डिजीज़ होगी यानी उसमें स्लीप पेशेंट की नॉर्मल होगी, डेली एक्टिविटीज़ इंक्लूडिंग स्पोर्ट्स वगैरह नॉर्मल होंगे, वर्क या स्कूल एक्टिविटीज़ भी नॉर्मल होंगी और कोई इतने सीवियर सिम्टम्स में नहीं होंगे, तो उसको माइल्ड कैटेगराइज करेंगे। इंटरमीडिएट में सिम्टम्स जो है वो लेस दैन 4 डेज़ पर वीक लास्ट करेंगे या लेस दैन 4 वीक्स तक ये लास्ट करेंगे। परसिस्टेंट में मोर देन 4 डेज़ पर वीक या मोर देन 4 वीक्स तक जो है वो सिम्टम्स मौजूद हैं, तो ये परसिस्टेंट कंडीशन है। और मॉडरेट टू सीवियर वाली में वन ऑफ द मोर फॉलोइंग प्रेजेंट होंगे, स्लीप या तो डिस्टर्ब होगी या डेली एक्टिविटीज़ रिस्ट्रिक्टेड हो सकती हैं, वर्क या स्कूल एक्टिविटीज़ डिस्टर्ब होंगी, और या फिर सीवियर सिम्टम्स भी हो सकते हैं। तो इनमें से कोई भी एक होगा तो हम इसको मॉडरेट टू सीवियर कैटेगराइज करेंगे, ठीक है। तो क्लिनिकल फीचर याद रखिएगा एलर्जिक राइनाइटिस के 2 फॉर्म्स हमने डिस्कस किए, पेरिनियल और सीजनल। वाटरी डायनोरिया होता है, स्नीजिंग, नेज़ल इरिटेशन, नेज़ल ऑब्स्ट्रक्शन, हाइपोस्मिया या एनोस्मिया, म्यूकोजा पेल, स्वॉलन और या फिर ब्लूइश नज़र आएगा, इन्फीरियर टर्बिनेट की हाइपरट्रॉफी मिलेगी, पॉलिप फॉर्मेशन हो सकती है कभी कभार, और साइन एंड सिम्टम हमें एलर्जी के बाकी पार्ट्स ऑफ द बॉडी में भी मिलेंगे। नेक्स्ट हमारे पास इन्वेस्टिगेशन हम कौन सी करवाएंगे। सबसे पहले टोटल एंड डिफरेंशियल काउंट, इसमें हम यूजोनोफिल का काउंट बहुत इंपॉर्टेंट है, ये राइज कर सकता है पेरिफेरल ब्लड में, तो लेकिन ये इतना सेंसिटिव टेस्ट नहीं है और ये नॉर्मल भी हो सकता है। नेज़ल स्मेयर में हम ये ज़्यादातर हम एक्टिव फेज ऑफ डिजीज़ में नेज़ल स्मेयर करेंगे, तो उसमें हमें लार्ज नंबर ऑफ़ यूजोनोफिल्स मिलेंगे। सीरम IgE लेवल्स, हाई सीरम IgE लेवल जो है वो एलर्जी वाले पेशेंट्स में हमें मिलते हैं। इसके अलावा रास्ट टेस्ट होता है यानी रेडियो एलर्जोसॉर्बेंट टेस्ट। रास्ट ये स्पेसिफिक IgE एंटीबॉडीज़ की कंसनट्रेशन को मेजर करता है पेशेंट के सीरम में।
नेज़ल प्रोवोकेशन टेस्ट, इस टेस्ट में जो है डिफरेंट एलर्जेंस हम पेशेंट के नेज़ल म्यूकोजा पे अप्लाई करेंगे और उसका रिस्पॉन्स नोट करेंगे। तो इसी तरह का सिमिलर टेस्ट हम स्किन पे भी करते हैं स्पेसिफिक एलर्जेंस के साथ। स्किन टेस्ट भी हम करते हैं जो इंट्राडर्मली हम एलर्जेंस देंगे पेशेंट को और रिस्पॉन्स नोट करेंगे। एंड लास्ट है इमेजिंग स्टडीज़ में हम प्लेन एक्सरेज, PNS वाटर्स व्यू या CT स्कैन, इसके अलावा PNS विदाउट द कॉन्ट्रास्ट एडवाइस कर सकते हैं ताकि पैरानेज़ल साइनसिस की कंडीशन को असेस करें, स्पेशली जब नेज़ल एलर्जी क्रोनिक राइनोसाइनोसाइटिस के साथ या नेज़ल पॉलीपोसिस के साथ एसोसिएटेड हो। तो इस तरह के केसेस में हमें ये इमेजिंग स्टडीज़ भी करनी होंगी। देन इसका ट्रीटमेंट है लास्ट में। तो फॉलोइंग ट्रीटमेंट ऑप्शन जो है एलर्जिक राइनाइटिस में हम दे सकते हैं। सबसे पहले अवॉइडेंस होता है, हमने एलर्जन से अवॉइड करना होगा, ऑप्टिमम ट्रीटमेंट होता है ये, लेकिन अनफॉर्चुनेटली इससे जो है रेयरली पॉसिबल, यानी ये ट्रीटमेंट जो है रेयरली पॉसिबल है टोटली, ठीक है। बेस्ट रिजल्ट ऑब्टेन हो गया अगर एलर्जीज किसी एक सिंगल एलर्जन के अगेंस्ट है। तो एलर्जीज अगर मल्टीपल एलर्जेंस के अगेंस्ट हैं तो ये मुश्किल होता है और कभी कभार इम्पॉसिबल है कि हम अवॉइड करें। इस अवॉइडेंस में आ जाता है कि रिमूवल ऑफ पेट्स फ्रॉम द हाउसेस, स्पेसिफिक फूड को भी अवॉइड करना पड़ेगा, कारपेट्स रिमूव करने पड़ेंगे, हैवी कर्टेंस, कवरिंग ऑफ द पिलो एंड मेट्रेसेस विद स्पेसिफिक एंटी एलर्जिक शीट्स के साथ। इसके अलावा वर्क प्लेस भी कभी कभार पेशेंट्स की चेंज करनी पड़ती है। नंबर 2 आता है ट्रीटमेंट में एंटी हिस्टामिन। तो ये मेन मोड ऑफ ट्रीटमेंट होता है फॉर मैनी ईयर्स। ये असल में सिम्टम्स को कंट्रोल करने के लिए हम दे रहे हैं नेज़ल एलर्जी के, जैसे जो राइनोरिया हो रहा है, स्नीजिंग, इचिंग, ऑब्स्ट्रक्शन। ओल्डर एंटी हिस्टामिन के कुछ साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं जैसे ड्राउजीनेस वगैरह। तो एंटी हिस्टामिन टॉपिकल स्प्रे फॉर्म्स में भी अब अवेलेबल है जिनके अच्छे रिजल्ट्स हैं। Patient to patient response to the antihistamine vary greatly. So if one is not effective, then the other can be prescribed with the good results. नंबर 3 ट्रीटमेंट चॉइस होती है हमारे पास डीकंजेस्टेंट। तो इसका लिमिटेड रोल होता है लोकल डीकंजेस्टेंट का, क्योंकि इनसे हमने पढ़ा कि रीबाउंड फिनोमेना हो सकता है। ये नेज़ल ऑब्स्ट्रक्शन को रिलीव कर सकते हैं लेकिन इनका लॉन्ग टर्म यूज़ एडवाइस नहीं किया जाता। ये हेल्पफुल होते हैं अक्यूट स्टेज में ताकि नेज़ल ऑब्स्ट्रक्शन रिलीव की जाए, लेकिन इनको हम सिर्फ शॉर्ट पीरियड के लिए यूज़ करेंगे। सिस्टेमिक जो नेज़ल डीकंजेस्टेंट है जैसे कि सूडोएफिड्रिन, ये हम नेज़ल ऑब्स्ट्रक्शन को अक्यूट केसेस में रिलीव करने के लिए यूज़ कर सकते हैं। देन होते हैं हमारे पास मास्ट सेल स्टेबलाइज़र जैसे सोडियम क्रोमोग्लाइकेट। ये हमारे मास्ट सेल्स को स्टेबलाइज कर देगा तो वो प्रिवेंट हो जाएंगे टू रिलीज़ द ग्रेन्यूल्स, उनको प्रिवेंट करेगा और उनके केमिकल मेडिएटर्स भी रिलीज़ नहीं हो पाएंगे। तो ये बहुत ही यूज़फुल प्रोडक्ट है एलर्जिक राइनाइटिस वालों में और इसमें बहुत ही फ्यू साइड इफ़ेक्ट्स होंगे, जो कि इसी वजह से हम ये लॉन्ग टर्म बेसिस पे भी यूज़ कर सकते हैं। ये 2% सॉल्यूशन हम नेज़ल ड्रॉप्स या स्प्रेज की फॉर्म में यूज़ कर सकते हैं। देन हमारे पास ल्यूकोट्राइन इनहिबिटर्स होते हैं जो कि वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट केमिकल मेडिएटर है। हमें पता है ल्यूकोट्राइन जो कि सिम्टम्स ऑफ नेज़ल एलर्जी करवाता है। तो ड्रग्स जो इस ल्यूकोट्राइन को इनहिबिट करेंगी वो सिम्टम ऑफ नेज़ल एलर्जी भी इंप्रूव करेंगी। तो ल्यूकोट्राइन इनहिबिटर या तो ल्यूकोट्राइन रिसेप्टर एंटागोनिस्ट होते हैं जैसे मोंटेलुकास्ट, ज़फिरलुकास्ट, या ल्यूकोट्राइन के सिंथेसिस इनहिबिटर जैसे ज़िल्यूटोन। नंबर 6 ऑप्शन होता है कॉर्टिकोस्टेरॉइड। ओरल और टॉपिकल हम कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स का यूज़ इफेक्टिव होता है, यूज़ कर सकते हैं इन कंट्रोलिंग द सिम्टम ऑफ एलर्जिक राइनाइटिस, लेकिन इनका यूज़ वही बात लिमिटेड होना चाहिए क्योंकि सिवियर अक्यूट फेज़ ऑफ एलर्जी में ही हम यूज़ करेंगे जहाँ पे बाकी जो मेजर हैं फेल कर गए हों टू रिलीव द सिम्टम। टॉपिकली जो स्टेरॉइड्स देंगे तो उनके फ्यू साइड इफेक्ट होते हैं देन द सिस्टेमिक। टॉपिकल वाले ग्रोथ ऑफ द फंगस को प्रोमोट करते हैं नोज़ के अंदर, फेरिंग्स और साइनसिस के अंदर, ठीक है, कर सकते हैं, तो इसलिए इनको ज़्यादातर अवॉइड ही किया जाता है। नंबर 7 है हाइपोसेंसिटाइजेशन या इम्यूनोथेरेपी। तो इसमें क्या होता है कि हम थोड़ा सा जो अमाउंट है एलर्जन का वो सबकुटेनियसली इंजेक्ट कर देंगे, सबकुटेनियस इम्यूनोथेरेपी। ग्रेजुअली उसको इंजेक्ट करेंगे और इंक्रीज़ करते जाएंगे डोज टिल द मेंटेनेंस डोज इज़ रीच्ड। इससे क्या होगा, हमारी जो IgE एंटीबॉडी की फॉर्मेशन है वो सप्रेस हो जाएगी और आल्सो जो हमारे IgG स्पेसिफिक IgG एंटीबॉडीज़ के टाइटर जो है वो बढ़ जाएंगे। IgE सप्रेस हो रही है, IgG बढ़ रहा है इसका टाइटर। तो ये बहुत ही इफेक्टिव है अगर एलर्जी किसी एक सिंगल एलर्जन के अगेंस्ट है, उसमें हम ये ट्रीटमेंट देते हैं। मेन प्रॉब्लम इस ट्रीटमेंट के साथ ये है कि यहाँ पे एनाफाइलेक्सिस की पॉसिबिलिटी हो सकती है। एक और न्यू ऑप्शन होता है कि हम सब लिंगुअली या फिर नेज़ल इम्यूनोथेरेपी दें जहाँ पे एलर्जन को हम सब लिंगुअली अप्लाई करते हैं या फिर नेज़ल म्यूकोजा में डायरेक्टली। नंबर 8 ऑप्शन है एंटीकोलिनर्जिक्स। ये हमारे पैरासिम्पैथेटिक एक्टिविटी को ब्लॉक करते हैं तो उससे नेज़ल सिक्रीशन कम हो जाएंगी। टॉपिकल जैसे आइप्राट्रोपियम ब्रोमाइड नेज़ल स्प्रे यूज़ होता है ताकि राइनोरिया को कंट्रोल किया जाए। देन है anti-IgE एंटीबॉडी, ओमेलिजुमाब रिकॉम्बिनेंट ह्यूमनाइज्ड मोनोक्लोनल एंटीबॉडी है जो कि सिलेक्टिवली हमारे IgE के साथ बाइंड करेगी और उसको
मास्ट सेल के रिसेप्टर्स के साथ बाइंड नहीं होने देगी और बेसोफिल्स के साथ, तो ये हम सबकुटेनियसली देते हैं। नंबर 10 हम सर्जिकल ट्रीटमेंट करते हैं। सर्जरी का वैसे एज सच कोई इतना रोल नहीं होता टू एलिमिनेट या ट्रीट द नेज़ल एलर्जी। सर्जरी जो हाइपरट्रोफिड इंफीरियर टर्बिनेट है उसको हम सर्जिकली ट्रीट करेंगे ताकि नेज़ल ऑब्स्ट्रक्शन जो है वो रिलीव हो। नेज़ल पॉलीपाई में जो ट्रीटमेंट होता है सर्जरी का वो इंडिकेट होगा जब पॉलीपाई मौजूद हो, ठीक है। ARIA यानी एलर्जिक राइनाइटिस एंड इट्स इम्पैक्ट ऑन एस्थमा ने डेवलप किया है ट्रीटमेंट गाइडलाइन अकॉर्डिंग टू द सब ग्रुप इन द एलर्जिक राइनाइटिस। तो यहाँ पे फिगर में देखिए ARI ट्रीटमेंट गाइडलाइंस है एलर्जिक राइनाइटिस की। माइल्ड और इंटरमिटेंट डिजीज़ है तो हम माइल्ड इंटरमिटेंट, मॉडरेट टू सीवियर इंटरमिटेंट, माइल्ड परसिस्टेंट, मॉडरेट टू सीवियर परसिस्टेंट। तो इन सब में हम ओरल या लोकल एंटीहिस्टामिन दे सकते हैं नॉन सेडेटिंग, या इंट्रानेजल डीकंजेस्टेंट भी दे सकते हैं लेस देन 10 डेज़, या ओरल डीकंजेस्टेंट भी दे सकते हैं, सारे केसेस में देंगे। दूसरा हम इसमें ल्यूकोट्राइन रिसेप्टर एंटागोनिस्ट दे सकते हैं जैसे मोंटेलुकास, ज़फिरलुकास, और एलर्जिन को अवॉइड करना होगा, इरिटेंट्स एंड पोल्यूटेंट्स को। अब जो स्पेसिफिक इंट्रानेजल स्टेरॉइड्स हैं वो सिर्फ हम माइल्ड में नहीं देंगे, बाकी तीनों कंडीशंस में देंगे। इसके अलावा इम्यूनोथेरेपी जो है वो भी हम माइल्ड में नहीं देंगे, मॉडरेट वाले में भी नहीं देंगे। अगर सीवियर इंटरमिटेंट डिजीज़ है तो उसमें माइल्ड परसिस्टेंट, मॉडरेट एंड सीवियर परसिस्टेंट, इन तीनों में हम इम्यूनोथेरेपी देंगे। तो ये ट्रीटमेंट गाइडलाइंस है, इंपॉर्टेंट है। ट्रीटमेंट की समरी देखें। ट्रीटमेंट एलर्जिक राइनाइटिस हमने देखा कि एलर्जिन को अवॉइड करना है, एंटीहिस्टामिन दे सकते हैं, नेजल डीकंजेस्टेंट, मास्ट सेल स्टेबलाइजर, ल्यूकोट्राइन इनहिबिटर, कॉर्टिकोस्टेरॉइड में सिस्टेमिक एंड टॉपिकल दोनों थे, हाइपोसेंसिटाइजेशन और सर्जरी थी जो कि हाइपरट्रोफिड इंफीरियर टर्बिनेट या पोलिपोसिस के लिए कर रहे हैं। ठीक है, इस चैप्टर का एक टॉपिक कंप्लीट हुआ, नेजल एलर्जी या एलर्जिक राइनाइटिस। दूसरा टॉपिक है वेजोमोटर राइनाइटिस, VMR। वेजोमोटर राइनाइटिस में हमारा जो नेज़ल म्यूकोजा है वो बिल्कुल हाइपर रिएक्टिव हो जाता है सर्टेन स्टिमुलाई के अगेंस्ट, ठीक है, और इसमें कोई भी आइडेंटिफाइबल एलर्जिक कॉज नहीं होता, ठीक है। उसके बगैर, उसके एब्सेंस में जो है हमारा म्यूकोजा हाइपर रिएक्टिव हो गया है किसी भी स्टिमुलाई के अगेंस्ट। तो ये असल में नॉन एलर्जिक राइनाइटिस भी है, लेकिन क्लिनिकली ये हमारे इसे सिमुलेट करती है नेज़ल एलर्जी, उसी तरह की होती है जिसमें सिम्टम्स हमें नेज़ल ऑब्स्ट्रक्शन के मिलेंगे, राइनोरिया होगा, स्नीजिंग होगी। अब ये कंडीशन ज़्यादातर थ्रू आउट द ईयर परसिस्ट करती है। इसमें जो है हमें टाइप 1 हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन नहीं मिलता, और लेकिन जो है मोस्ट ऑफ द टेस्ट जो है नेज़ल एलर्जी की इसमें हमें नेगेटिव ही मिलते हैं। तो अब ये क्यों हो रही है, इसकी इटियोलॉजी क्या है? जो सिम्टम्स हैं वो अपीयर होते हैं टू ड्राइव फ्रॉम एन ऑटोनोमिक इम्बैलेंस इन द नेज़ल म्यूकोजा, ठीक है। कोई नेज़ल म्यूकोजा में ऑटोनोमिक इम्बैलेंस हो गया है जिसकी वजह से हमें सिम्टम्स मिल रहे हैं। तो इसमें कुछ प्री डिस्पोजिंग एंड परसिपिटेटिंग फैक्टर्स होते हैं वेजोमोटर राइनाइटिस के। नंबर 1 हेरिडिटरी, इसमें इसका बहुत ज़्यादा सिग्निफिकेंट रोल होता है इस कंडीशन में। दूसरा साइकोलॉजिकल और इमोशनल फैक्टर्स की वजह से स्टेट ऑफ स्ट्रेस में ज़्यादातर होता है। नंबर 3 एंडोक्राइन इन्फ्लुएंसेस, एंडोक्राइन चेंजेस हमारी बॉडी में ज़्यादातर नोज़ को अफेक्ट करते हैं। वेजोमोटर राइनाइटिस जो है पार्टिकुलरली कॉमन है प्यूबर्टी के टाइम, मेंस्ट्रुएशन के दौरान और प्रेगनेंसी में, ओल्ड एज में, सेक्सुअल एक्साइटमेंट जिसको हनीमून राइनाइटिस कहते हैं। नंबर 4 कॉन्स्टिट्यूशनल मेकअप, तो ये जो है इन्फ्लुएंस करता है ससेप्टिबिलिटी टू वेजोमोटर राइनाइटिस। नंबर 5 कॉज है एटमॉस्फेरिक कंडीशन, अगर ह्यूमिडिटी चेंज हो जाती है और टेम्परेचर हमारे एटमॉस्फेयर का, तो ये भी परसिपिटेट कर सकता है एक्यूट अटैक ऑफ एंड गिविंग द इम्प्रेशन ऑफ सीजनल एलर्जी। नंबर 6 है फ्यूम्स, डस्ट एंड अल्कोहल, इनसे भी जो है नॉन एलर्जिक हाइपर सेंसिटिविटी प्रोवोक हो सकती है। रिफ्लेक्स फिनोमेना, जब स्नीजिंग होती है, जब हम सुबह उठते हैं गेटिंग आउट ऑफ द बेड, या एक्सपोजर होता है हमारा कोल्ड के साथ, तो उसमें स्नीजिंग होती है, उसको भी रिफ्लेक्स फिनोमेना कहते हैं, उसके थ्रू हो सकता है वेजोमोटर राइनाइटिस। इसमें पैथोलॉजी क्या होगी कि हमारा जो नेज़ल म्यूकोजा है वो ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम के कंट्रोल के अंडर होता है। जो ब्लड वेसल्स होती हैं और वीनस साइनोसॉइड्स, ये कंट्रोल होती हैं हमारे सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम से। हमारी जो ग्लैंड्स हैं, नेज़ल ग्लैंड्स, वहाँ से जो नेज़ल सिक्रीशंस हो रही हैं वो लेकिन पैरासिम्पैथिक नर्वस सिस्टम के अंडर कंट्रोल है। अब ये ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम जो है अनस्टेबल हो जाता है इस वेजोमोटर राइनाइटिस में। नेज़ल म्यूकोजा बहुत ज़्यादा हाइपर एक्टिव हो जाएगा सेवरल नॉन स्पेसिफिक स्टिमुलाई को, और उसके नतीजे में इस तरह के वेजोमोटर राइनाइटिस के सिम्टम्स हमें मिलेंगे। देन क्लिनिकल फीचर्स हैं वेजोमोटर राइनाइटिस के, ये बिल्कुल सेम ही होते हैं एलर्जिक राइनाइटिस की तरह। इसमें भी पैरोक्सिस्मल स्नीजिंग होगी जो कि किसी स्टिमुलाई की वजह से हो रही है, यानी जैसे पेशेंट जो है सुबह को बेड से निकलेगा तो उसको स्नीजिंग हो जाएगी, ठीक है। राइनोरिया प्रेजेंट होगा, प्रोफ्यूज किस्म का क्लियर वाटरी नेजल डिस्चार्ज,
नेज़ल ऑब्स्ट्रक्शन भी होगी जो कि अल्टरनेट करेगी फ्रॉम साइड टू साइड, एक साइड में होगी फिर दूसरी साइड पे, और रात के टाइम पे जिस साइड पे पेशेंट्स होता है वहाँ पे ज़्यादा उस साइड पे ऑब्स्ट्रक्शन होगी। एग्जामिनेशन जब हम करेंगे तो हमें नेज़ल म्यूकोजा जो है स्पेशली इन्फीरियर टर्बिनेट के ऊपर वो कंजेस्टेड और हाइपरट्रॉफिक मिलेगा। अब ट्रीटमेंट याद रखिएगा कि फिजिकल जो फैक्टर्स हैं जो प्रोवोक कर रहे हैं वेजोमोटर राइनाइटिस को, उनको हमें अवॉइड करना होगा। एंटीहिस्टामिन ड्रग्स भी यूज़फुल होती हैं सिम्टम्स को रिलीव करने के लिए ऑफ द वेजोमोटर राइनाइटिस। सिवियर नेज़ल ऑब्स्ट्रक्शन वाले केस में जो टॉपिकल डीकंजेस्टेंट हैं ये भी हम दे सकते हैं शॉर्ट टर्म यूज़ की तरह। साइकोलॉजिकल, इमोशनल और एंडोक्राइनल फैक्टर्स अगर मौजूद होंगे तो उनको हमने अकॉर्डिंगली ट्रीट करना होगा। शॉर्ट टर्म जो यूज़ है सिस्टेमिक या टॉपिकल स्टीरॉयड्स का वो इंडिकेटेड होता है अगर सिम्टम्स जो हैं बाकी मेजर से रिलीव नहीं हो रहे, तो सिस्टेमिक या टॉपिकल स्टीरॉयड्स। हाइपरट्रोफी अगर हो गया है हमारा इन्फीरियर टर्बिनेट और नेज़ल ऑब्स्ट्रक्शन करवा रहा है तो उसको हमने सर्जरी जैसे कि इलेक्ट्रिक कॉटरी या एसएमडी के थ्रू ट्रीट कर सकते हैं, ठीक है, सब म्यूकस डायथेरेमी के थ्रू। अब सीवियर जो केसेस होते हैं वेजोमोटर राइनाइटिस के जो कि मेडिकल ट्रीटमेंट से भी रिलीव नहीं हो रहे, तो हमने विडियन नर्व जो होती है विडियन न्यूरोक्टोमी करनी होगी, विडियन नर्व की सेक्शनिंग करनी होगी। ये इंडिकेटेड होती है जो सप्लाई करती है हमारे ऑटोनोमिक नर्व फाइबर्स टू द नोज़। क्रायो सर्जरी बहुत ही ज़्यादा पॉपुलर थी पहले, लेकिन अब ये ऑब्सोलीट है। अब ट्रीटमेंट है वेजोमोटर राइनाइटिस का मेडिकल एंड सर्जिकल। मेडिकल में हमने जो कॉजेटिंग फैक्टर है उसको एलिमिनेट करना है, सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट देना है, एंटीहिस्टामिन, नेज़ल डीकंजेस्टेंट और कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स। सर्जिकल में याद रखिएगा कि इन्फीरियर टर्बिनेट की जो है सर्जरी करेंगे, हाइपरट्रोफी जो हो गया, और विडियन न्यूरेक्टोमी। की पॉइंट्स देख लें चैप्टर की समरी। नेज़ल एलर्जी हमने कहा 2 फॉर्म्स में होती है, सीजनल और पेरिनियल। पेशेंट ज़्यादातर रिपोर्ट करता है कि उसको वाटरी डिस्चार्ज हो रहा है, स्नीजिंग, इरिटेशन और नेज़ल ऑब्स्ट्रक्शन। यूजनोफिल का काउंट और टोटल जो IgE लेवल होते हैं सीरम में ये बढ़ जाते हैं इस तरह के पेशेंट्स में। और कंडीशन को ज़्यादातर हम मेडिकल ट्रीटमेंट से ही ट्रीट करते हैं, जैसे कि एंटीहिस्टामिन देंगे, कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स, ल्यूकोट्राइन इनहिबिटर, मास्ट सेल स्टेबलाइजर। सर्जरी भी रोल प्ले करती है जब हाइपरट्रोफी हो जाए इन्फीरियर टर्बिनेट की जो कि नेज़ल ऑब्स्ट्रक्शन करवाए, या नेज़ल पॉलीपोसिस में भी सर्जरी करेंगे। फिर हमने वेजोमोटर राइनाइटिस के बारे में पढ़ा कि ये बिल्कुल एलर्जिक राइनाइटिस की तरह होता है, जहाँ पे हमारा नेज़ल म्यूकोजा बहुत ज़्यादा हाइपर एक्टिव हो जाएगा टू सर्टेन स्टिमुलाई। लेकिन ये टाइप 1 हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन की वजह से नहीं होता। इसमें कुछ साइकोलॉजिकल, इमोशनल और एंडोक्राइनल फैक्टर्स जो है ना वो रोल प्ले करते हैं वेजोमोटर राइनाइटिस में। दैट्स इट, ये चैप्टर कंप्लीट हुआ। लास्ट में कुछ BCQs हैं। 22 ईयर ओल्ड गर्ल प्रेजेंट की एक्सेसिव स्नीजिंग, वाटरी राइनोरिया, इचिंग एंड नेज़ल ऑब्स्ट्रक्शन के साथ व्हेनेवर शी कम इन कॉन्टैक्ट विद द हाउस डस्ट। तो किस तरह की हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन इस तरह के पेशेंट में हो रहा है? दैट इज़ द IgE mediated which is type 1 hypersensitivity reaction. 12-year-old atopic boy was exposed to inhalation antigen for the first time in his life. तो अब इसमें किस तरह की एंटीबॉडीज़ फॉर्म होंगी इस बॉय में जो कि फिर आगे जाके नेज़ल एलर्जी करवाएंगी, तो इसमें IgE एंटीबॉडीज़ रिस्पॉन्सिबल हैं। 12-year-old गर्ल जो है एक्सपोज हुई इनहेलेशन एंटीजन के साथ और उसने स्पेसिफिक IgE टाइप की एंटीबॉडीज़ प्रोड्यूस की। अब कौन सा फॉलोइंग टाइप ऑफ सेल्स जो है इस IgE एंटीबॉडीज़ के साथ फिक्स हो जाएंगे और फिर नेज़ल एलर्जी बाद में करवाएंगे, वो हमारे पास होते हैं मास्ट सेल्स, ठीक है, जो सब्सिक्वेंटली मास्ट सेल्स की डीग्रेनुलेशन होगी। देन ए 20-year-old मेल known case of seasonal allergic rhinitis was with the pollen was exposed to the pollen while he was on the trip to the Islamabad. Which is the most important preformed mediator released on the exposure to pollen in this patient? ठीक है, कौन सा preformed mediator रिलीज हुआ है? तो इसमें ऑप्शन होगा एंटी हिस्टामिन जो रिलीज़ हुआ है, इसलिए हम इसमें एंटीहिस्टामिन जो है वो यूज़फुल होंगी क्योंकि इसमें मास्ट सेल डीग्रेनुलेट किया है तो हिस्टामिन रिलीज़ हुआ है। 30-year-old lady came in OPD with a complaint of excessive sneezing, watery rhinorrhea and itching from the exposure to dust and pollen. On anterior rhinoscopy, what is the most typical finding in the nasal mucosa in this case? Pale and swollen mucosa हमें मिलेगा इस केस में। Sometimes bluish भी मिल सकता है venous stasis की वजह से। उसके बाद smear was made from the nasal discharge in a 18-year-old patient who was non-case of allergic rhinitis. Which of the following type of cells are typically present in the nasal discharge in this patient? Allergic rhinitis है तो उसमें हाई काउंट हमें nasal smear में मिलेगा eosinophils का। दो कॉमन क्लिनिकल टाइप ऑफ एलर्जिक राइनाइटिस कौन सी हैं? सीजनल एंड नॉन सीजनल, ठीक है, या पेरिनियल भी कह सकते हैं। कॉजेज नेजल ऑब्स्ट्रक्शन के 35-year-old patient, male patient presented excessive sneezing, watery rhinorrhea, nasal itching from exposure to house dust. Which of the following turbinate will typically appear enlarged on the anterior rhinoscopy in this patient? तो inferior turbinate ज़्यादातर enlarge हो जाएगा और nasal obstruction करवा देगा। What is the eosinophil count in the peripheral blood of the 25-year-old healthy and normal person में कितना होता है? तो तकरीबन 4 to 6%। पेरिफेरल ब्लड जो है एग्जामिन किया गया 20-year-old फीमेल का जो कि डायग्नोज थी विद एलर्जिक राइनाइटिस। अब कौन सी टाइप की एंटीबॉडी जो है इसमें बढ़ जाएगी इस पेशेंट में? तो IgE एंटीबॉडीज़, क्योंकि ये कंडीशन जो है IgE मेडिएटेड होती है इसलिए।
Then a 33-year-old male patient came OPD with some symptoms and was diagnosed with the vasomotor rhinitis. इसको vasomotor हुई है तो कौन सी अदर कंडीशन जो है उसमें सिम्टम्स बिल्कुल इसी तरह के होते हैं जिस तरह vasomotor में, तो हमने अभी पढ़ा कि एलर्जिक राइनाइटिस के उसके सिम्टम्स सेम होते हैं. Then 27-year-old female patient came with the complaint of early morning sneezing, rhinorrhea and itching. लैब इन्वेस्टिगेशन में सारे जो नेज़ल टेस्ट होते हैं वो हमें नेगेटिव मिले एलर्जी के. तो कौन सा जो फॉलोइंग ड्रग है हम यूज़ कर सकते हैं टू ट्रीट सच पेशेंट्स. इनमें हम एंटीहिस्टामिन देंगे, ठीक है, तो जो कि सिक्रीशंस एंड स्नीजिंग को कम करेगा. दैट्स इट. यहाँ पे ये चैप्टर कंप्लीट हुआ. नेक्स्ट वीडियो से हम स्टार्ट करेंगे चैप्टर नंबर 28 नेज़ल पॉलिप.